नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे आप दरकारक सूत्र और कुछ अन्य सूत्रों की मदद से ये पता कर सकते हैं कि आपके जीवन साथी कौन होने वाले हैं, किस पात्र या पात्री से आपका विवाह हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको दरकारक ग्रह को देखना चाहिए, एक जातक की कुंडली में और जातिका की कुंडली में भी। तो अगर एक जातक की कुंडली में जो आपको दिखना चाहिए, जो ग्रह या प्लैनेट सबसे कम डिग्री पे है, उस ग्रह को हम दरकारक ग्रह बोलते हैं। और वो दरकारक ग्रह जो होता है वो जीवन साथी का कारक माना जाता है। तो मान लीजिए अगर एक जातिका की कुंडली में सूर्य ग्रह दरकारक है, तो फिर जो जातक है, जातिका की कुंडली में सूर्य दरकारक है, तो फिर जातक की कुंडली में सूर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होने चाहिए। महत्वपूर्ण का मतलब है सूर्य लग्नेश हो सकते हैं या लग्न भाव में हो सकते हैं या लग्नेश से दृष्टि संबंध हो सकता है। सूर्य का त्रिकोण दृष्टि संबंध भी हम देखते हैं भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में। जो पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि होती है उसे हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में त्रिकोण दृष्टि कहते हैं, और हर एक ग्रह के पास वो दृष्टि होती है। और प्रिय दर्शकों, आपको पंचम भाव को देखना चाहिए। क्या सूर्य पंचम भाव में स्थित है? क्या वो पंचमेश है? या फिर क्या सूर्य नवम भाव में स्थित है? या फिर क्या सूर्य नवमेश है? ये आपको देखना चाहिए। तो प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों भाव जो होते हैं वो धर्म त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो उन भावों से सूर्य का संबंध होना ज़रूरी है, तो ही हम कह सकते हैं कि सूर्य जातक की कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और एक बात मैंने उसी तरह से आप देखिएगा, जातक की कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे कम डिग्री पे है, तो वो जातक की कुंडली में दरकारक ग्रह होगा। मान लीजिए अगर जातक की कुंडली में बुध सबसे कम डिग्री पे है तो बुध दरकारक है, तो जातिका की कुंडली में बुध एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होना चाहिए। लग्नेश या लग्न पंचम नवम भाव से संबंध रखने वाला ग्रह, या फिर लग्नेश या चंद्रमा से दृष्ट होना चाहिए वो ग्रह। ये एक और सूत्र है प्रिय दर्शकों, जो मैंने हाल ही में कुछ चार्ट्स में, काफ़ी सारे चार्ट्स में मैंने देखा है। जब मैं हॉरोस्कोप मैचिंग कर रही थी तब मैंने ये बात देखा है, मैंने नोटिस की है कि जो दरकारक ग्रह है, मान लीजिए जातक की कुंडली में, जैसे कि मैंने बोला बुध ग्रह दरकारक है, तो फिर जातिका की कुंडली में बुध ग्रह जो है वो जो है उस ग्रह का, अगर वो प्रथम पंचम या नवम भाव में नहीं भी स्थित है, या फिर अगर या फिर अगर लग्नेश पंचमेश नवमेश नहीं है, तो फिर बुध जो ग्रह है उस ग्रह का संबंध, गहरा संबंध लग्नेश या चंद्रमा से होना चाहिए। तो भी हम कह सकते हैं कि दरकारक जो ग्रह है जातक की कुंडली में बुध, वो जातिका की कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह माना जाएगा। अगर जातिका की कुंडली में एक बुध द्वितीय भाव में बैठा है और या फिर कोई केंद्र भाव में बैठा है, जैसे कि चौथे भाव में भी बैठ सकता है, सप्तम या दशम भाव में, या फिर लग्न में तो है ही, तो अगर किसी भी केंद्र भाव में है या द्वितीय भाव में है या फिर 11वें भाव में है और लग्नेश और या फिर चंद्रमा से दृष्ट है, और या फिर लग्नेश और चंद्रमा पे उस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो भी हम कह सकते हैं कि जातिका की कुंडली में वो ग्रह महत्वपूर्ण है। जो कि अभी अभी हमने बोला था कि अगर बुध ग्रह दरकारक है जातक की कुंडली में, तो आपको बुध की जो स्थिति है वो जातिका की कुंडली में देखनी चाहिए। मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगी
स्क्रीन पे, तो फिर आप और भी अच्छे से देख पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये तो एक सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना है। और हम ये कह सकते हैं कि आपको राहु की जो स्थिति है वो भी कुंडली में कैसी है वो आपको देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गुरु जो है वो ज्ञान का, प्रकाश का कारक माना जाता है। राहु अंधेरे का कारक माना जाता है। राहु से हम अंधकार को देखते हैं, राहु से हम देखते हैं नकारात्मक चीज़ों को देखते हैं राहु से साधारणतः। तो गुरु का संबंध किसी भी तरह से राहु से अगर बन रहा है तो आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए। जो भी कुंडली आप देख रहे हैं, एक जातिका के लिए अगर आप पात्र ढूंढ रहे हैं और फिर एक जातक की कुंडली देख रहे हैं, तो उस कुंडली में देखिएगा राहु की स्थिति कैसी है। या फिर अगर जातक के लिए आप कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो फिर जातिका की कुंडली में राहु की अवस्था कैसी है। गुरु से राहु का संबंध गुरु चांडाल योग कहलाता है। गुरु केतु अच्छा होता है। प्रिय दर्शकों, गुरु केतु अगर है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी गुरु चांडाल योग कहलाता है, लेकिन गुरु केतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने रिसर्च किया है, मैंने यही पाया है। लेकिन गुरु राहु है तो आपको सावधान होना चाहिए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं है कि गुरु राहु है तो आप बिल्कुल ही जैसे ब्लाइंडली आप ब्लाइंड प्रिडिक्शन कर देंगे कि हाँ बिल्कुल ही ये चार्ट आप रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ शर्तें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु राहु एक ही भाव में स्थित है, एक ही राशि में, या फिर गुरु और राहु में त्रिकोण दृष्टि का संबंध है, या फिर सप्तम दृष्टि का भी है, तो भी सप्तम दृष्टि का है तो फिर गुरु केतु के साथ होंगे, लेकिन फिर भी राहु की सप्तम दृष्टि गुरु पे पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो त्रिकोण दृष्टि है, जो सप्तम दृष्टि है, ये भी आप देखिएगा। और राहु, गुरु और राहु जो है वो कुंडली में जो है, अगर गुरु वक्री है, खासकर गुरु अगर वक्री है और गुरु राहु से आगे चल रहे हैं, मान लीजिए गुरु मिथुन राशि में है, गुरु मिथुन राशि में है और राहु वृषभ में है, ठीक है, लेकिन गुरु मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं। अगर गुरु वक्री हैं तो फिर वक्री गुरु की 12वीं दृष्टि बहुत ही शक्तिशाली होती है। उसे हम मान्यता देते हैं भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में। तो वक्री गुरु की 12वीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी, जो कि वृषभ राशि में है, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में अगर स्थित है तो वो भी आपको देखना चाहिए। ये भी शुभ नहीं माना जाता। तो अगर गुरु वक्री है और गुरु की 12वीं दृष्टि पड़ रही है, इसका भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो है गुरु राहु का एक साथ होना एक ही राशि में। ये तो बहुत ज़्यादा आपको सावधान होना होगा। और गुरु राहु में पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि, ये भी बहुत ज़्यादा आपको देखना होगा कि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन या युति माना जाता है भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में। तो ये दोनों जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, गुरु राहु एक साथ या फिर गुरु राहु में पंचम नवम दृष्टि का संबंध। ये दोनों स्थिति अगर है तो ज़रूर देखिए कि जातक का जो कामकाज है या फिर जातक कहाँ रहता है, क्या वो विदेश में रहता है, क्या वो जन्म स्थान से दूर रहता है। तब कुछ हद तक, बहुत हद तक राहु की जो ऊर्जा है उसका सही इस्तेमाल या सकारात्मक तरीके से राहु अपनी ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है जातक के जीवन में, क्योंकि जातक का गहरा संबंध विदेश से है। वो विदेश में रहकर काम कर रहा है
या फिर वो जन्म के बाद ही कुछ समय बाद ही शायद वो विदेश चला गया रहने के लिए, तब ठीक है। वरना ये भी देखिए, क्या जातक कोई रिसर्च कर रहा है, क्या वो गवेषणा, शोध, इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च जिसे कहते हैं वो कर रहा है, क्या वो इन डेप्थ स्टडी कर रहा है, या फिर क्या वो किसी रहस्यमयी विद्या से जुड़ा है, क्या हिडन नॉलेज, मिस्टीरियस मिस्टिकल नॉलेज से जुड़ा है, ओकल्ट नॉलेज, तब भी कुछ हद तक हम इस युति को मान सकते हैं और हम राहु के इस स्थिति को समझ सकते हैं कि जातक जो है वो रहस्यमय विद्या से जुड़ा है, ओकल्ट फील्ड से जुड़ा है, तब भी ठीक है। या फिर अगर वो गवेषणा कर रहा है तो भी ठीक है, साइंटिस्ट है तो भी ठीक है। अगर वो लॉ के फील्ड में, कानून के क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर वो एक वकील है, अगर मेडिकल साइंस के फील्ड में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन या सर्जरी कर रहा है, तो भी ठीक है। वरना आपको विशेष ध्यान रखना होगा प्रिय दर्शकों। और राहु जो है वो जो भी चीज़ें रहस्यमयी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है उससे भी राहु का संबंध है। या फिर अगर जो लोग जैसे कि विदेश जाते हैं काम के लिए, या फिर पायलट जो होते हैं जो देश विदेश में घूमते हैं, उनके साथ भी राहु का संबंध होता है। अगर जो लोग एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या डेटा साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी के साथ भी जो जुड़े हैं, गहरा अगर ताल्लुक़ रखते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो भी ठीक है। वरना अगर इनमें से किसी भी क्षेत्र के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अगर जातक या जातिका का संबंध नहीं है, तो फिर आपको सावधान होना होगा और फिर आपको निर्णय लेना है कि क्या आप उस कुंडली को जो हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए, क्या आप उसे कंसिडर करेंगे या नहीं। तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना होगा प्रिय दर्शकों। और एक भी बात है, जैसे कि राहु 42 इयर्स के बाद से ही राहु का जो नकारात्मक प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब कुंडली में जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह 30-35 साल की उम्र के बाद से ही जो शनि ग्रह है वो जातक को धीरे धीरे अच्छे फल दे सकते हैं। और अगर जातक की कुंडली में शनि ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन के बैठे हैं, तो जातक का भाग्य उदय जो होता है वो 30-35 साल के बाद ही होता है। और वैसे भी प्रिय दर्शकों, चाहे शनि ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे हों, शनि ग्रह जो होते हैं वो जातक के प्रोफेशन, कामकाज के कारक तो होते ही हैं, वो जातक के कर्मों के भी कारक माने जाते हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि अगर जातक जो है वो 30-33 साल, 33 साल की जो उम्र है, उसके बाद अगर शादी के बारे में सोचते हैं तो वो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उस उम्र के बाद एक परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है। और उस उम्र के बाद जब सोच समझ के शादी का फ़ैसला लिया जाता है, तो साधारणतः वो जो विवाह है, वो जो शादी है, वो ज़्यादा सफल होती है और आगे चलकर सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी मैंने देखा है। ठीक है, तो जल्दबाजी में शादी या विवाह का निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों। और एक चीज़ है, जो 36 गुण हम जो मैच करते हैं या देखते हैं, 36 जो गुण मिलान करते हैं, तो उन 36 गुणों में आप देखेंगे कि गण जो होता है, जिसे गण कहते हैं, गण 3 प्रकार के होते हैं। तो वो ज़रूर थोड़ा मिला के देखना चाहिए। मेरे हिसाब से जो गण जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक है मनुष्य गण, एक है देवगण और एक है राक्षस गण। तो ये थोड़ा आप देखिएगा कि मनुष्यगण और राक्षस गण, अगर उन ऐसे 2 कुंडलियों की मैचिंग आप कर रहे हैं,
जहाँ पे एक जातक जो है वो मानव या मनुष्य गण से है, दूसरा जातक जो है वो अगर राक्षस गण से है, तो ये जो विवाह है, ये विवाह एक्चुअली इस विवाह का समर्थन मेरे अनुसार नहीं करना ही बेहतर है। ऐसा मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि अगर राक्षसगण और मनुष्यगण का विवाह हुआ है, तो जिनका विवाह हो चुका है, तो विवाह के बाद भी मैंने देखा है कि बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है, दुर्घटना, बीमारी आदि का सामना करना पड़ा है। तो मनुष्यगण और राक्षसगण, ये दो गण एक साथ नहीं जाते हैं। तो ये जो गण है ये आप ज़रूर देखिएगा, बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन हो चलेगा, लेकिन मनुष्यगण और राक्षसगण नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप देखिएगा जब आप कुंडली मिलान करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अभी मैं आपको मेरे स्क्रीन पे ले चलती हूँ और ये भी मैं आपको दो कुंडलियाँ आप देख पाएंगे, एक जातक की कुंडली और एक जातिका की कुंडली। किस तरह से दरकारक ग्रह को हम देखते हैं और मैच करते हैं विवाह के लिए। तो चलिए देखते हैं। दर्शकों, अब मैं आपको दो कुंडलियाँ दिखाने वाली हूँ, जो हम ये देखेंगे कि क्या दरकारक ग्रह मैच हो रहा है कि नहीं। तो प्रिय दर्शकों, ये एक जातक की कुंडली है। ये एक जो है मेल पर्सन जातक की कुंडली है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कर्क लग्न की कुंडली है और जो ग्रहों की डिग्री आप देख रहे हैं नीचे है। तो ग्रहों की डिग्री आप देखिए, सबसे कम डिग्री पे कौन सा ग्रह है। सबसे कम डिग्री पे शनि ग्रह है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं शनि ग्रह की डिग्री सबसे कम है। इसका मतलब जातक की कुंडली में शनि ग्रह जो है वो दरकारक ग्रह है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि उनकी जो पत्नी है, जातक की जो पत्नी है, उनकी कुंडली में दरकारक क्या कोई महत्वपूर्ण ग्रह है या नहीं। ये जातक की पत्नी की कुंडली है प्रिय दर्शकों। तो जातक की पत्नी की कुंडली में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है सप्तम भाव में कुंभ राशि में है और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं, जो कि केंद्र भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में। तो चंद्रमा कुंभ में है, चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनिदेव हैं। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा एक शनि ग्रह एक महत्वपूर्ण ग्रह है जातिका की कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा शनिदेव की राशि में बैठे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दरकारक ग्रह का जो सूत्र है ये यहाँ मैच कर रहा है या फिर ये लागू हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जातिका की कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे कम डिग्री पे है। तो आप देखिए, सबसे कम डिग्री पे गुरु है। गुरु या बृहस्पति ग्रह सबसे कम डिग्री पे है। तो चलिए देखते हैं कि उनके जो पति देव हैं उनकी कुंडली में जो है वो बृहस्पति देव की क्या स्थिति है। तो गुरु उनकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हैं और गुरु जो हैं वो वक्री हैं, दूसरे भाव में वक्री है। तो गुरु की 12वीं दृष्टि भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार गुरु की 12वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। और इस कुंडली में आप ध्यान से देखिए, जातक की कुंडली में जो नवम भाव के स्वामी हैं वो भी गुरु बन रहे हैं, क्योंकि नवम भाव में आप देख रहे हैं कि मीन राशि है। तो नवम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो भी गुरु हैं। इसका मतलब गुरु इस कुंडली में नवमेश है और द्वितीय भाव में बैठे हैं, और द्वितीय भाव में बैठकर वक्री है। तो लग्न को भी वो देख रहे हैं भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। और वैसे भी गुरु नवमेश हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है जातक की कुंडली में।
तो इसका मतलब ये है कि अगर जातिका की कुंडली में जो ग्रह दर कारक है वो ग्रह जो है वो जातक की कुंडली में महत्वपूर्ण होना चाहिए, और तभी हम कह सकते हैं कि दोनों कुंडलियों में दर कारक ग्रह का जो सूत्र है वो मैच हो रहा है, या फिर दर कारक ग्रह जो है दोनों कुंडलियों में जैसे दर कारक ग्रह का जो सूत्र है वो शादी के लिए हम कह सकते हैं कि उपयुक्त है। वो सूत्र जो है वो दोनों कुंडली में हमें मिला के देखना चाहिए। तो शादी के लिए फिर वो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सूत्र सही बैठ रहा है। और प्रिय दर्शकों, तो इस तरह से आपको दर कारक ग्रह दो कुंडलियों में देखना चाहिए कि क्या जातक की कुंडली में जो दर कारक है क्या वो जातिका की कुंडली में महत्वपूर्ण है, या फिर जातिका की कुंडली में जो दर कारक है क्या वो जातक की कुंडली में महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ इन दर कारक को देखने से ही हम नहीं कह सकते हैं कि उन दोनों की शादी होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जो देखना ज़रूरी है। आपको दशा भी देखना चाहिए कि जातक या जातिका जो है उनकी जो कौन सी दशा चल रही है, उनके जीवन में कौन से ग्रह की दशा चल रही है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो सप्तम भाव जो भी ग्रह है वो ग्रह अगर सप्तमेश है या फिर नवमेश है तो शादी के लिए शुभ है। और मान लीजिए अगर जातक या जातिका की कुंडली में जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह जो है कौन से भावों के साथ उस ग्रह का संबंध है। अगर उस ग्रह का संबंध पंचम भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव से हो रहा है, नवम भाव से हो रहा है, 11वें भाव से हो रहा है, तो वो विवाह के लिए उचित समय है। लेकिन अगर जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह का संबंध अगर अष्टम या 12वें भाव से है तो फिर वो समय साधारणतः विवाह के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। तो कौन से ग्रह की दशा है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह सप्तम भाव का संबंध उस ग्रह से होना ज़रूरी है, सप्तम और 11वें भाव का संबंध होना ज़रूरी है। तो ग्रह भी बहुत ज़रूरी है, ग्रह की दशा बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों। महादशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है, ग्रह आपको कौन से ग्रह की दशा चल रही है ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। और फिर आपको राहु की स्थिति जैसे कि मैंने बोला वो भी आपको देखना चाहिए। और इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप दो कुंडलियों को मैच करना चाहते हैं या कुंडली मिलान करते हैं विवाह के लिए। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स हैं, आप मुझे टेक्स्ट, SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों, नमस्ते।